बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ राफ़िया अशरफ। आज हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, किंगडम एनिमेलिया, और हम फाइलम नाइडेरिया को डिस्कस करेंगे आज। फाइलम नाइडेरिया का दूसरा नाम सैलेंट्रेटा भी है। अगर हम जनरल करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल्स जो कि नाइडोसाइट्स कहलाते हैं, उसकी वजह से ही इस फाइलम को फाइलम नाइडेरिया भी कहा जाता है। These cells give rise to nematocysts, the stinging cells, the characteristics of this group. इनमें एक ख़ास किस्म के नेमेटोसिस्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्टिंगिंग सेल्स कहा जाता है। स्टिंगिंग सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए स्टिंग के तौर पे एक्ट करता है, एक जहर के तौर पे एक्ट करता है। इसलिए ये सेल्स जो हैं उसमें इसका रोल प्ले करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं ऑफेंस और डिफेंस के लिए। इसलिए इनको नेमेटोसिस्ट भी कहा जाता है और स्टिंगिंग सेल्स भी कहा जाता है। सेकेंडली, दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक हमें जानते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर डबल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक एक्टोडर्म एंड द सेकेंड वन इज एंडोडर्म, और कोई तीसरी लेयर मौजूद नहीं होती। और इन दोनों लेयर्स के दरमियान में जो एक गैप होता है वहाँ पर एक जेली लाइक मिजोग्लिया प्रेजेंट होता है, जो कि एक तरह से एक दरमियानी लेयर जो है वो बना रहा होता है, लेकिन उसको आप एक लेयर नहीं कहोगे, बस वो स्पेस को जो है ना उसने कवर किया हुआ होता है। इसके अलावा इसमें बॉडी कैविटी मौजूद होती है जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और एंट्रॉन भी कहा जाता है। सिंगल कैविटी है, सिंगल ओपनिंग है इसके अंदर, इसीलिए इसको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं एक सैलेंट्रेटा की, जो कि एक हाइड्रा है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको इसके डिफरेंट पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें गौर से तो इसमें आपको नज़र आएगा कि इसकी एक आउटर लेयर है जिसको एक्टोडर्म कहते हैं, और एक इनर लेयर है जिसको एंडोडर्म कहा जाता है, और दरमियान में एक जेली लाइक मैस जो है वो मौजूद होता है इन दो लेयर्स के दरमियान में। उसके अलावा यहाँ पे आप सेंट्रल बिल्कुल स्पेस जो है वो कैविटी जो आपको नज़र आ रही है, इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसको एंट्रॉन भी कहा जाता है। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पे भी एक्ट करती है, और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ओपनिंग नजर आएगी जहाँ से फूड एंटर भी हो रही है, और इसके अलावा डाइजेस्ट होने के बाद जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है या वेस्टफुल मटेरियल है वो भी यहीं से इसी ओपनिंग के थ्रू जो है बाहर की तरफ निकल रहा होता है। इसीलिए इसको सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। सैक का मतलब जिस तरह से एक सैक को आप कवर कर दो, ऊपर से उसका मुंह बंद कर दो, तो उसके अंदर मौजूद ना तो निकल सकती है और ना ही उसके अंदर आप कुछ डाल सकते हो, कोई और जगह नहीं है, कोई और एंट्री या एग्जिट पॉइंट नहीं है जहाँ से कोई चीज़ वहाँ से निकल सके। तो बिल्कुल उसी तरह से इसके अंदर जो कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या डाइजेस्टिव सिस्टम, वो भी बिल्कुल एक सैक की तरह एक्ट करता है, जिसकी ऊपर की ओपनिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है जहाँ से फूड एंटर भी हो रही होती है और निकल भी रही होती है वेस्टफुल मटेरियल की फॉर्म में। इसीलिए इसको भी सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। फिर अगर हम बात करें इसमें सिमिट्री की, तो रेडियल सिमिट्री जो है वो प्रेजेंट होती है। रेडियल सिमिट्री क्या होती है कि सैलेंट्रेट्स के अंदर जो अरेंजमेंट है बॉडी की पार्ट्स की, वो सेंट्रल एक्सिस के अराउंड सिमिट्री के तौर पर प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि आपको देखेंगे कि अगर आप इस बॉडी को, इस सैलेंट्रेट को किसी भी प्लेन में इसको डिवाइड करें, अगर इमेजिनरी लाइन से, इमेजिनरी प्लेन से, तो वो एग्जैक्ट टू इक्वल हाफ्स जो हैं वो क्रिएट कर देती है। सिमिट्री मौजूद है इसकी बॉडी के अंदर, और ये सिमिट्री रेडियल सिमिट्री कहलाती है। इसलिए हम कहते हैं कि सैलेंट्रेट्स हैव रेडियल सिमिट्री, और तमाम के तमाम सैलेंट्रेट्स जो हैं दे आर एक्वेटिक इन नेचर, पानी में मौजूद होते हैं सब के सब। फिर अगर हम साइज़ और फॉर्म की बात करें तो सैलेंट्रेट्स जो है उनका साइज़ बहुत ज़्यादा वेरी करता है, बहुत ज़्यादा इसमें रेंजेस प्रेजेंट हैं। इनमें माइक्रोस्कोपिक हाइड्रा भी मौजूद हैं, जबकि मैक्रोस्कोपिक ब्रैंकियोसिरेंथस टाइप हाइड्रोजोन पॉलिप है जो वो भी मौजूद होता है, जिसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर तक हो सकती है। इसके अलावा उसमें दो बेसिक लाइफ फॉर्म्स या स्ट्रक्चर के लिहाज से या फॉर्म्स के लिहाज से बात करें तो इसमें दो फॉर्म्स बेसिकली प्रेजेंट होती हैं। एक पॉलिप फॉर्म जिसको कहा जाता है, और जिसको दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि जो एक जिसका एक गैस्ट्रोजोइड्स भी उनको बोलते हैं। गैस्ट्रोजोइड्स का मतलब है कि दे आर बेसिकली न्यूट्रिटिव इन नेचर, तो इसलिए उनको गैस्ट्रोजोइड्स भी कहा जाता है। सेकंड फॉर्म जो उनमें मौजूद होती है दैट इज़ मेडूसा, जो कि एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो उसमें गोनेड्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पे ये आपको दोनों फॉर्म्स आप देख सकते हैं। ये पॉलिप फॉर्म है जिसकी एग्जांपल आप हाइड्रा की भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आप वही बात करेंगे हम पहले वाली कि उसमें सिंगल ओपनिंग है माउथ के तौर पर,
जहाँ से फूड एंटर हो रही है और निकल रही है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इवन जो मेडुसा फॉर्म है उसके अंदर भी सिंगल ओपनिंग ही होती है, उसके अंदर भी सिंगल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ही प्रेजेंट होती है। बस ये है कि इनकी शेप्स का थोड़ा सा डिफरेंस है कि दे आर नॉन एज पॉलिप एंड दे आर नॉन एज मेडुसा, जो कि बिल्कुल एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आप जेलीफिश को कंसिडर कर सकते हैं। अब बात आती है निमेटोसिस्ट की, निडोसाइट्स इनको क्यों कहा जाता है, कि निडोसाइट्स सेल्स जो है इसके अंदर वो क्या होते हैं, उनका क्या काम है। तो निमेटोसिस्ट जो हैं ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इसमें से आता है कि व्हाट आर निमेटोसिस्ट। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि निमेटोसिस्ट क्या हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये हाइड्रा, इसके जो टेंटिकल्स होते हैं, ये टेंटिकल्स का अगर आप एक रीजन को गौर से उसका इनलार्ज करके देखा जाए तो आप देखेंगे कि उनमें आपको ये छोटे छोटे यहाँ पर स्टिंगिंग सेल्स, एक स्ट्रिंग की तरह के नुकीले से सेल्स नज़र आ रहे हैं जिनको स्टिंगिंग सेल्स कहा जाता है। वो प्रेजेंट होते हैं इसकी टेंटिकल्स की लेयर्स के अंदर। ठीक है, अब अगर इन स्टिंगिंग सेल्स को इनलार्ज करके देखें और उसको उसका डिटेल स्ट्रक्चर हम ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि दैट इज़ एक्चुअली अ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर। ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप देखेंगे कि इसका जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कॉइल होकर उसके अंदर मौजूद है। कॉइल थ्रेड जो है वो उसके अंदर कैद हुआ हुआ है। ठीक है, अब इसकी जो बाहर की तरफ एक ट्रिगर प्रेजेंट होता है जो कि एक स्टिंग के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, जैसे ही कोई प्रे, जो भी शिकार, जो भी फूड पार्टिकल कह लें या कोई भी शिकार चीज़ जो है वो इसके नज़दीक आती है और इसके ट्रिगर के साथ टच करती है, तो उसके अटैच होते ही ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बाहर की तरफ निकलता है और बिल्कुल एक हंटर के तौर पर एक्ट करता है और स्प्रे को कवर कर लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थ्रेड बाहर निकलकर अपने प्रे को रैप कर लेगा, उसके अराउंड जो है अपने आप को कवर कर लेगा, जिसकी वजह से वो उसको पैरालाइज कर देता है। ठीक है, और इसकी पैरालाइज होने की वजह से ये प्रे जो है वो पैरालाइज हो जाता है और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और टेंटिकल्स जो हैं, ये टेंटिकल्स उस प्रे को पकड़ के अपनी बॉडी के अंदर, इस ओपनिंग से अपनी बॉडी के अंदर डाल लेते हैं। तो इस तरह से ये नेमेटोसिस्ट जो हैं ये इसकी न्यूट्रिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अपने शिकार को पकड़ के अपनी बॉडी के अंदर फूड के तौर पर डालने में हेल्प करते हैं। The mouth is surrounded by a series of tentacles. They bear stinging cells of nematocysts, which are organs of offense and defense. उसके अलावा न्यूट्रिशन के अलावा ये उसकी डिफेंस के तौर पर भी एक्ट कर रहे होते हैं कि कोई भी चीज़ इन पर अटैक करना चाहे तो ये स्टिंगिंग सेल्स जो हैं इनको वहाँ से प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। फिर आते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है इसके अंदर। तो अगेन इसके अंदर कोई सेंट्रलाइज्ड, कोई डेफिनेट नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि एक इरेगुलर नेटवर्क जो है न्यूरॉन सेल्स का, गैंग्लिया जिनको कहा जाता है, जो कि जगह जगह पर एक प्लेक्सस के तौर पर इसकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में पाया जाता है, जो कि एक तरह से उसकी बॉडी को, उसकी टेंटिकल्स की मूवमेंट को और उसकी तमाम और जो थोड़ा बहुत इनके अंदर फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करेगा और वक्त जो उसका रोल जो है ना वो परफॉर्म कर रहा होगा। लेकिन बेसिकली कोई सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम यानी कि कोई हेड या कोई ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए इसको आप यही कहेंगे कि ये एक नेटवर्क के तौर पर न्यूरॉन सेल्स के मौजूद है, प्लेक्सस के तौर पर। स्केलेटन में अगर आप देखें तो इसके जो स्केलेटन होता है दैट इज़ एक्चुअली एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन हम अगर आपको अंदाज़ा हो नाम से आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। एक्सो मीन्स बाहर एंड स्केलेटन का मतलब स्केलेटन कि वो स्केलेटन है जो कि बॉडी से बाहर की तरफ मौजूद होगा। ठीक है, ये एक्सोस्केलेटन जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट इन्हीं की एपिडर्मल सेल्स में से रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, और वो एपिडर्मल सेल्स जो हैं इस कैल्शियम कार्बोनेट को या कैल्शियम को लाइम की फॉर्म में वाटर में से, क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, तो ये वाटर में से मौजूद जो लाइम होता है उसको एब्जॉर्ब, जब इनकी बॉडी के अंदर वो वाटर जाता है तो वहाँ से ये लाइम जो है वो इनकी एपिडर्मल टिश्यूज़ के अंदर, एपिडर्मल सेल्स के अंदर स्टोर हुआ हुआ होता है। ठीक है, अब वहाँ से ये एपिडर्मल सेल्स से ये सिक्रीट होता है कैल्शियम कार्बोनेट बाहर की तरफ और इसकी बॉडी के अराउंड जो है एक हार्ड स्केलेटन बना देता है, स्ट्रक्चर बना देता है जिसको एक्सोस्केलेटन कहा जा सकता है। उसके अलावा ये स्केलेटन जो है कोरल की फॉर्म में फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है।
कि जो अक्सर आपको एक्वेटिक लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स, कोरल आइलैंड्स जिनको कहा जाता है, वो नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि वो हार्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं, जो कि एक प्लेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर अटैच हो सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। तो ये एक कोरल आइलैंड्स बनाने के लिए ये स्केलेटन जो है, इसका एक्सोस्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। और इसके अलावा कोरल आइलैंड्स के अलावा ये कोरल रीफ्स भी जो है बनाने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ अगर इसमें हम देखें तो इसमें कुछ सिजाइल एनिमल्स इन्वॉल्व हैं, जैसा कि हाइड्रा है और ओबीलिया है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम सी एनीमून की बात करें तो वो भी इसके सिजाइल एनिमल्स में ही आ जाते हैं, स्पीशीज़ में आ जाते हैं। जबकि अगर फ्री लिविंग और मोटाइल की बात करें कि जो इनके दोनों मौजूद होते हैं, सिजाइल भी होते हैं यानी कि जो स्टे किए हुए होते हैं एक जगह पर और मूव नहीं कर सकते, और जो फ्री लिविंग होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं वाटर के अंदर। और उसकी एग्जांपल में उन्होंने जेली फिश को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जेली फिश आप देख सकते हैं कि ये वाटर में इधर उधर घूम फिर रही होती है। ठीक है, इसके अलावा सॉलिटरी इंडिविजुअल्स भी इसमें मौजूद होते हैं। सॉलिटरी का मतलब है कि जो बिल्कुल अकेले तनहा रह रहे हों। अगेन इसकी एग्जांपल में आप हाइड्रा को देख सकते हैं कि हाइड्रा है, जेली फिश है, ये बिल्कुल अकेली इंडिविजुअल के तौर पर जो है वो स्टे करती है और सस्टेन करती है। जबकि जो कॉलोनियल स्पीशीज़ होती हैं, कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी इन्वॉल्व हैं इस फाइलम में मौजूद हैं, जो कि डिफरेंट और ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलकर, मतलब अपनी ही स्पीशी के और ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलकर एक कॉलोनी की फॉर्म में रह रही होंगी, एक ग्रुप की फॉर्म में रह रही होंगी। और उसकी एग्जांपल जो है ये फाइजेलिया एंड बेरेला जो है वो दी गई हैं। अब बात करते हैं हम इसके रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन जो है वो इसके अंदर किस तरह से होती है। एज यूजुअल इसमें भी रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों तरीक़ों से हो रही होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बर्ड फॉर्मेशन के थ्रू हो रही होती है, बर्डिंग प्रोसेस चल रहा होता है, और बर्ड जो है वो अगेन बनने के बाद जो है वो अलग हो जाता है और एक बिल्कुल अलग इंडिविजुअल के तौर पर एक्ट करता है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें देखें तो ओबीलिया की एग्जांपल दी हुई है कि देयर इज़ एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होती हैं, कि दोनों जो है रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही होती हैं। It has a kind of zooid known as blastostyle which give rise to individual zooids called medusa by asexual method. The medusa, when released in water, develop reproductive organs which produce gametes that unite to form zygote from which obelia colony is again formed. कि ये आप आगे डायग्राम आप देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि किसी ये एक आपको ओबीलिया कॉलोनी नज़र आ रही है। ये ओबीलिया कॉलोनी में क्या होता है कि ये एक ओबीलिया कॉलोनी जो है पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से ये बनी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद ये ओबीलिया कॉलोनी में से मेडूसा एक ब्लास्टोस्टाइल जो एक स्ट्रक्चर बनाता है उसको मेडूसा कहा जाता है। और ये मेडूसा जो हैं ये इनके अंदर गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं। ये गोनेड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ से एग्स आ रहे हैं और यहाँ से स्पर्म्स आ रहे हैं, और ये दोनों की गोनेड्स के आपस में मिलने से जाइगोट फॉर्मेशन होती है। जाइगोट जो है ये ब्लास्टूला बनाता है। ब्लास्टूला डिफरेंट एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में से होता हुआ दोबारा से ये एक ओबीलिया कॉलोनी जो है वो ओबीलिया इंडिविजुअल जो है वो बना देता है। और ओबीलिया जो है वो अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से दोबारा से या बर्ड फॉर्मेशन के थ्रू दोबारा एक और ओबीलिया कॉलोनी क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह से ये एक रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीक़ों से परफॉर्म हो रही होती है। इसकी इसी चीज़ को अगर मज़ीद डिस्कस करें तो ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के फिनोमिना को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, कि लाइफ साइकिल जो है सेल एंड ट्रेड्स का वो करेक्टराइज्ड, उसको आप कह सकते हैं दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अभी आपने किंगडम प्लांट में भी डिस्कस किया था कि किस क्या होता है, कि बेसिकली इसके अंदर दो जनरेशन्स जो कि एट अ टाइम जो हैं वो अल्टरनेट कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ, वो डिफरेंट कर रही होती हैं। तो दैट process or that phenomena is known as alternation of generation. ठीक है, इसमें भी अब अगर हम एनिमल्स में देखें और इस स्पेसिफिकली इस फाइलम में डिस्कस करें तो उसके अंदर भी यही चीज़ हो रही है कि ए सेक्शुअल मीन्स एंड सेक्शुअल मीन्स दोनों तरीक़ों से जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा है, और दोनों रिप्रोडक्शन मेथड्स जो हैं वो अल्टरनेट करते हैं, कि पहले ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बडिंग का प्रोसेस हुआ, बडिंग के प्रोसेस के थ्रू जो मेडूसा बना, और मेडूसा जो है वो गोनेड्स बनाएगा, वो गोनेड्स जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद दोबारा से ओबीलिया कॉलोनी जो है वो क्रिएट कर देंगे। तो इस तरह से ये दोनों जो रिप्रोडक्शन मेथड्स हैं दे अल्टरनेट विद ईच अदर, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ये उसको डिस्प्ले कर रहे होते हैं। तो ये बहुत जनरेशन्स होती हैं, ये डिप्लॉयड होती हैं, इनमें से कोई डिप्लॉयड नहीं होती, जैसा कि उसमें होता है प्लांट्स में होता है
कि एक जनरेशन हैप्लॉइड होती है और एक डिप्लॉइड होती है, जबकि यहाँ पर दोनों जनरेशन डिप्लॉइड होती हैं। जबकि एक जनरेशन इनमें से फ्री लिविंग होती है जैसा कि मेडूसा है, जबकि दूसरी जो है वो अटैच स्टेज की फॉर्म में मौजूद होती है। अगर आप ये इसी डायग्राम को देखें, उसमें आप देख सकते हैं कि ये एक जनरेशन है जो कि फ्री लिविंग है, मेडूसा, जबकि ये ओबीलिया कॉलोनी है जो है दैट इज सिजाइल, जो कि स्टे की हुई होती है अपनी जगह पर और ये मूव नहीं कर रही होती। तो इस तरह से ये एक जनरेशन जो है वो फ्री लिविंग फॉर्म में है और दूसरी अटैच्ड फॉर्म में। Asexual generation and sexual generation alternates with one another and therefore it is known as alternation of generation। और एग्जाम्पल में इसके ओबीलिया ही की एग्जाम्पल कंसीडर होगी जिसके अंदर दोनों मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं और वो दोनों ऑल्टरनेट करते हैं एक दूसरे से, इसलिए इसको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। अगेन ये वही एग्जाम्पल, ये वही डायग्राम को एक और तरीके से रिप्रोडक्टिव मेथड से इन्होंने आपको दिखाया है कि आप यहाँ पे अगेन ये देख सकते हैं कि ये मियोसिस के रिजल्ट में ये गुनेड्स बनाते हैं और ये गुनेड्स जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाएगा और जाइगोट जो है वो डेवलपिंग पॉलिप के अंदर एक ओबीलिया उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये ओबीलिया जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बडिंग क्रिएट करेगी और बड के थ्रू में इनमें दो तरह के जोइड्स बनते हैं, जिनमें से एक फीडिंग पॉलिप होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन का काम करते हैं, उनको आप गैस्ट्रोजोइड्स कहते हैं, और दूसरे जो है मेडूसा बर्ड्स होते हैं जो कि गोनेड्स फॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं और उनको आप गोनेड्स कहा जाता है। तो दैट इज़ वाई वो जब रिलीज, ये बर्ड जब यहाँ से रिलीज होगा तो ये आगे चलकर मेडूसा फॉर्म कर देगा जो कि गोनेड्स क्रिएट करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेंगे। अब आती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, नाम से जाहिर है, आप नाम से इसको जहन में रख सकते हैं। पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मतलब हैविंग डिफरेंट शेप्स। ठीक है, तो ये वही चीज़ है जो अभी हम बात कर चुके हैं कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर जब दो डिफरेंट तरह की लाइफ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं एक ही इंडिविजुअल के अंदर, तो दैट इज़ नॉन एज polymorphism. That phenomena is known as polymorphism. The occurrence of structurally and functionally more than two different type of individuals, that is called zooids within the same organism, is called polymorphism। और ये अगर आप यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल देखो तो आप यहाँ पे भी अगेन देख सकते हो कि ये वो जो कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड है जिसको आप गैस्ट्रोजोइड्स कहेंगे, जो कि न्यूट्रिशन में रोल प्ले करते हैं, जबकि दूसरे जहाँ पे गुनेड्स फॉर्मेशन में जिनका रोल प्ले होता है जिनको आप गोनोजोइड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जब बर्ड्स अपने रिलीज होंगे तो ये अपना अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये दोनों जोइड्स जो हैं ये विद इन द सेम इंडिविजुअल प्रेजेंट है एट द सेम टाइम, तो इसीलिए, और इनके स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों स्ट्रक्चरली आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ इनका फंक्शन भी डिफरेंट है। तो एट अ टाइम जब स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स जब एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे, स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे, तो उसको आप पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें इसकी तो सबसे पहले इसमें हाइड्रा जो बहुत कॉमनली हम डिस्कस करते हैं किसी भी सिस्टम को, किसी भी सिंपल ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करने के लिए, तो दैट इज़ हाइड्रा जो कि पॉलिप फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओबीलिया है जो कि मेरीन कॉलोनियल है और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का फिनोमिना रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से ओबीलिया के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह से हो रही होती है। फिर आता है ऑरेलिया जिसको जेलीफिश भी कहा जाता है। इसके अंदर भी पॉलिप जो है वो रिड्यूस्ड होता है, पॉलिप का लाइफ फॉर्म प्रेजेंट, स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि मेडूसा फॉर्म जो है दैट इज प्रोमिनेंट एंड डोमिनेंट। फिर आता है एक्टिनिया सिएनिमोन, ये भी एक्चुअली पॉलिप फॉर्म में ही होती है, इसकी बॉडी कंसिस्ट कर रही होती है। फिर आता है मैड्रिपोरा, द बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड कैल्सेरियस स्केलेटन फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी बॉडी जो है वो एक कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड एक्सोस्केलेटन के साथ कवर हुई हुई होती है और इसकी वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा कॉरल फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले कर रही होती हैं, कॉरल आइलैंड्स में और कॉरल रीफ्स के अंदर। कॉरल रीफ्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, बोर्ड में पूछा जाता है। और क्या होते हैं कॉरल रीफ्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फाइलम सेलिंट्रेटा के अंदर एक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कि बाय नेचर कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक्सोस्केलेटन होता है ये बेसिकली इसी के एपिडर्मल टिश्यू से रिलीज हुआ होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट उसके एपिडर्मल सेल से रिलीज होकर बाहर की तरफ एक स्केलेटन बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सोस्केलेटन उसका स्केलेटन बन जाता है। ठीक है, जिनको कॉरल्स कहा जाता है। जब ये कॉलोनी फॉर्म में इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको कॉरल्स कहते हैं क्योंकि एक हार्ड स्केलेटन होता है। ठीक है, तो ये स्पेशलाइज्ड पॉलिप्स जो हैं ये स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर रहे होते हैं स्पेशली।
ठीक है। अब ये सेलेंट्रेट जो हैं कॉलोनी की फॉर्म में हो रहे होते हैं और इनके जो स्टोनी नेटवर्क्स होते हैं कि इनके ऊपर छोटे-छोटे आप देख सकते हो कि टेंटिकल्स लाइक्स या पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एक्सोस्केलेटन में, जो कि जहाँ से ये अपने टेंटिकल्स को बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें से जो लिविंग पॉलिप्स होते हैं, लिविंग पॉलिप्स का मतलब है कि जो ज़िंदा हैं, वो उनका एक्सोस्केलेटन जो है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। यानी कि जो कोरल रीफ्स होंगे, कोरल आइलैंड्स जो बने हुए होते हैं इतने बड़े, उनमें जो कोरल रीफ्स चट्टानें बनी हुई होती हैं, उनमें जो निचली लेयर्स होती हैं वहाँ पर जो पॉलिप्स प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली डेड फॉर्म में होते हैं। वो जिंदा नहीं होते, लिविंग फॉर्म में नहीं होते, वो नॉन लिविंग फॉर्म में होते हैं कि जो आफ्टर सम टाइम डेड हो चुके हैं और उनके ऊपर आकर नए कोरल्स या नए पॉलिप्स आकर स्टे किए और वहाँ पर रहना शुरू कर दिया, तो उनके भी ऊपर एक्सोस्केलेटन जब क्रिएट होगा तो वो नया कोरल जो है वो क्रिएट कर देंगे। इसी तरह से आफ्टर पासिंग डेज और आफ्टर पासिंग टाइम बहुत सारे कॉरल्स जब एक ही जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो दैट इज एक्चुअली नॉन एज कोरल रीफ्स। और जब इसके बड़े बड़े आइलैंड्स की फॉर्म में या ग्रुप्स की फॉर्म में या आपको एक्वेटिक लाइफ के अंदर नजर आते हैं तो उनको कोरल आइलैंड्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक तरह से एक सरफेस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कि वो वहाँ पर आकर स्टे कर सकें और डेट्रिटल मैटर्स को जो है वहाँ से हासिल कर सकें। अब ये स्टोनी मैसेज जो होते हैं इसके अंदर फॉर्म्ड आर कॉल्ड कोरल रीफ्स एंड दे आर मोस्टली फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि लाइमस्टोन्स भी कहलाते हैं। लाइमस्टोन डिपॉजिट्स हैं, ये एक तरह से लाइमस्टोन डिपॉजिट्स का बहुत बड़ा सोर्स है। इसके ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इसमें जो ऊपर वाले पॉलिप्स होते हैं वो लिविंग फॉर्म में होते हैं और उनके जो टेंटिकल्स होते हैं ये अपनी फूड को लेने के लिए वो इन एक्सोस्केलेटन के अंदर उन्होंने पोर्स क्रिएट किए हुए होते हैं जहाँ से ये अपने टेंटिकल्स बाहर निकाल कर अपनी फूड को कैप्चर कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ तक हमने आज डिस्कस करना था फाइलम सेलेंट्रेटा हमने कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट उसके सिस्टम्स को डिटेल में देखा है और उसके अलावा हमने एंड पर ये भी देखा है कि वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कोरल रीफ्स के हवाले से, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच।